द टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवोल्यूशन। तो 1905 रिवोल्यूशन जो होता है वो पहला रिवोल्यूशन होता है। पहली बार लोग आवाज़ उठाते हैं किंग के ज़ार निकोलस के ख़िलाफ़, लेकिन इवेंचुअली इसको कंट्रोल कर लेते हैं ज़ार निकोलस, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। जब भी हम रशियन रिवोल्यूशन की बात करते हैं तब हम फेब्रुअरी रिवोल्यूशन और अक्टूबर रिवोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन एकदम शुरुआत हुई थी, पहली बार लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो क्या हुआ था 1905 के रिवोल्यूशन में, क्यों हुआ था 1905 का रिवोल्यूशन, देखते हैं। तो रशिया वॉज ऑटोक्रेसी। रशिया क्या बन गया था, एक ऑटोक्रेसी बन गया था जिसमें ज़ार निकोलस अपने हिसाब से सब कुछ काम करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। कोई भी पार्लियामेंट तो बनी हुई थी, लेकिन पार्लियामेंट को वो कुछ भी बताते नहीं थे, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से काम करते थे। तो इससे सिटीजन्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। जो लिबरल्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे, सोशल रिवोल्यूशनरीज थे, मतलब जो वर्कर पार्टी थी, फार्मर्स की पार्टी थी, जो लिबरल लोग हुआ करते थे, वो क्या चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे। वो इस सिस्टम को या ऑटोक्रेसी को हटाना चाह रहे थे, और वो क्या चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करें। इस चीज़ को नेशनलिस्ट लोगों ने भी सपोर्ट किया, जो नेशनलिस्ट लोग होते थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। साथ में जो जेडिडिक्स लोग होते थे, जेडिडिक्स कौन थे, जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, जो इस्लाम जो था उसको मॉडर्नाइज करना चाहते थे रशिया में, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो जो एट्रोक्रेटिक रूल तो था ही, किंग अपने मन से सब मर्जी से काम करते थे, साथ में बैड इकोनॉमिक कंडीशंस भी आ गई। ठीक है, तो इससे जो चीज़ थी और ज़्यादा टर्बुलेंट हो गई। टर्बुलेंट का मतलब होता है सब अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है, 1904 में क्या हुआ था कि इसेंशियल गुड्स की प्राइजेस बढ़ गई, कीमत उनकी बढ़ गई थी। इसी वजह से लोगों का जो रियल वेजेस था वो कम हो गया था। रियल वेजेस क्या होता है कि जो लोगों की तनख्वाह तो उतनी थी, लेकिन बाकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई मार्केट में, तो एक तरीके से उनकी तनख्वाह कम हो गई, उनकी बचत कम हो पाती थी। तो इसी वजह से बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो बहुत सारी वर्कर्स एसोसिएशन में मेंबर बनते जा रहे थे। तो इससे वर्कर्स एसोसिएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, पावरफुल होते जा रही थी। वर्कर एसोसिएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि 4 लोगों को, 4 मेंबर्स थे वर्कर्स एसोसिएशन के, उनको काम से निकाल देते हैं। ठीक है, कौन से कहाँ पर काम कर रहे थे वो, पुटिलो आयरन वर्क्स में काम करते थे, और वहाँ से उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं 4 मेंबर्स को। तो जैसा कि हमें पता है कि जो वर्कर्स लोग थे इनमें बहुत ज़्यादा भाईचारा था। तो जब इन 4 मेंबर्स को हटाते हैं जो कि वर्कर्स एसोसिएशन के मेंबर थे, तो कम से कम 1,10,000 वर्कर्स जो होते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या डिमांड करते हैं, स्ट्राइक पर मतलब धरने पर चले जाते हैं, और वो क्या डिमांड करते हैं कि उनके वर्किंग आवर्स को कम करा जाए, उनसे 16-16 घंटे 12-12 घंटे काम ना कराया जाए। उन्होंने बोला 8 घंटे एक मिनिमम वर्किंग आवर होते हैं, हम इतने ही समय तक ही काम करेंगे। बोला कि हमारे वर्किंग आवर्स कम करो, 8 घंटे तक ही रखो। साथ में और उन्होंने क्या बोला कि हमारे वेजेस बढ़ाओ। ठीक है, मार्केट में प्राइस सब चीज़ की बढ़ गई है, तो हमारे वेजेस भी बढ़ना चाहिए, हमारी तनख्वाह भी बढ़ना चाहिए। तो वो उन्होंने एक और मांग उठाई, और उन्होंने बोला कि हमारी वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करो, हमें कहीं पर भी ऐसे बंद जगहों पर और ऐसे बिल्कुल भी बेकार वर्किंग कंडीशंस मत दो, अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो। ऐसा ही चलता रहता है। फिर 1905 आ जाता है, तब होता है 1905 का रिवोल्यूशन, जिसको ब्लडी संडे भी बोलते हैं। तो टर्बुलेंट टाइम तो चल ही रहा था, सब कुछ अस्त व्यस्त तो हो ही रहा था, तो सब लोग चेंज चाहते थे। ठीक है, डिमांडेड चेंज इन द सोसाइटी। तो वैसे ही एक पोजेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स थे उनका जुलूस एक निकालते हैं, और उसको हेड कौन करता है, फादर गोपोन। ठीक है, उसको हेड करते हैं, और वो कहाँ पर बढ़ रहे होते हैं जुलूस निकाल कर, विंटर प्लेस पर, जहाँ पर राजा जार निकोलस रहते थे, वहाँ पर वो बढ़ रहे होते हैं। वो लोग तो ऐसे बातचीत करने के लिए गए थे, अपनी डिमांड्स को रखने के लिए गए थे, लेकिन किंग क्या करते हैं, अपने पुलिस को ऑर्डर दे देते हैं कि इन पोजेशन पर अटैक कर दो, ये जुलूस आ रहा है वर्कर्स का, इन पर अटैक कर दो। जो भी पुलिस होते हैं, पोसेक्स होते हैं, उनको ये ऑर्डर दे देते हैं, और वो लोग अटैक कर भी देते हैं। तो इस अटैक में कम से कम 100 वर्कर्स मर जाते हैं, 100 वर्कर्स वर किल्ड। इसके साथ साथ में 300 वॉन्डेड हो जाते हैं, मतलब 300 को ज़ख्मी हो जाते हैं। ऑल दिस हैपेंड इन 22 जनवरी 1905। तो ये जो पूरी चीज़ होती है कब होती है, 22 जनवरी 1905
1905 और ये जो डे था ये संडे का दिन था। तो इसी जो पूरी चीज़ हुई इसको ब्लडी संडे बोलते हैं। तो जो ब्लडी संडे का इवेंट हुआ, इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए, इसी को ही हम 1905 का रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें हुई? तो सबसे पहला हुआ था कि पूरी कंट्री में स्ट्राइक होने लग गई, सब लोग स्ट्राइक करने लग गए। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो सब बंद कर देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वर क्लोज्ड डाउन। क्यों क्लोज डाउन हो जाती है? वो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, हम जो अगर थोड़ी सी भी आवाज़ उठाए तो क्या हम पर किंग हमला कर देंगे। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं। लॉयर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, जो भी मिडिल क्लास वर्कर्स जो होते हैं, ये सब क्या बोल रहे थे कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अब इससे होता क्या है? 1905 का जो रिवोल्यूशन हुआ था, ये जो इतनी सारी चीज़ें हुई थी, इससे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इससे इम्पैक्ट क्या होता है? तो इससे क्या होता है, वैसे तो इसको ज़ार निकोलस कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब प्रेशर बनता है रिवोल्यूशन का, जब बहुत सारे लोग प्रेशर डालते हैं, तो ज़ार निकोलस बोल देते हैं कि चलो ठीक है, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना दो। ठीक है, एक पार्लियामेंट बना दो जिसको रशियन में ड्यूमा बोलते थे। ठीक है, कि एक ड्यूमा को बना दो जो कि राजा को सलाह मशवरा देगी। तो एक ड्यूमा बनी, एक कंसल्टेटिव बॉडी, जो ड्यूमा थी वो एक कंसल्टेटिव बॉडी थी, मतलब राजा को सलाह मशवरा करती थी। साथ में एक काजी लेजिस्लेटिव फंक्शन भी था उसका। काजी लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब कि कभी कभी छोटे मोटे अगर लॉज बनाना है, कानून बनाना है, तो भी ये बना सकती थी। लेकिन विदिन 75 डेज़, मतलब 75 डेज़ के अंदर ही इस ड्यूमा को क्या कर देते हैं, राजा हटा देते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि अब ये ड्यूमा अच्छी नहीं है, सेकंड ड्यूमा का इलेक्शन कराओ। सेकंड ड्यूमा का इलेक्शन होता है, सेकंड ड्यूमा बनती है, लेकिन उसको भी थोड़े दिन में वापस से किंग हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं दोनों ड्यूमा को? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो थे रिवोल्यूशनरीज थे, लिबरल्स थे, जो कि किंग को बिल्कुल पसंद नहीं थे। किंग के खिलाफ जो भी जाए किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। तो उन्होंने ये ड्यूमा के मेंबर्स को हटा दिया, वापस से बोला कि अब थर्ड ड्यूमा का इलेक्शन करो। तो थर्ड ड्यूमा का इलेक्शन होता है। तो अब जब थर्ड ड्यूमा फॉर्म होती है तो क्या गारंटी थी कि वो चलेगी? तो वो चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो थर्ड ड्यूमा है वो वॉज पैक्ड विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। थर्ड ड्यूमा जो बनती है उसमें सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस होते हैं, मतलब जो हमने कंजर्वेटिव देखे थे ना, जिन लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए थे, तो ये लोगों की से भरी होती है थर्ड ड्यूमा। जो किंग जो थे उनको ये लोग पसंद थे। इसमें कोई भी लिबरल्स नहीं थे, इसमें कोई भी रिवोल्यूशनरीज नहीं थे, इनको दूर रखा गया था थर्ड ड्यूमा से। तो जो थर्ड ड्यूमा होती है वो आराम से चलती है, 5 साल तक उसका टाइम पीरियड कंप्लीट करती है, नई ड्यूमा बनती है। तो ये क्यों चलती है 5 सालों तक? क्योंकि ये किंग के अनुसार थी। ठीक है, इसमें सब कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, कोई भी लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज नहीं थे जो किंग के खिलाफ आवाज़ उठाए। इसी वजह से ड्यूमा चलती है। फिर क्या करते हैं किंग, जो भी ट्रेड यूनियंस होती हैं, कमिटीज़ जो होती हैं, उनको बैन कर देते हैं। ठीक है, कोई भी अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उनको बैन कर देते हैं। इस तरीके से 1905 का जो रिवोल्यूशन होता है उसको किंग जो होते हैं ज़ार निकोलस उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और इसी वजह से 1905 से 1940 तक सब कुछ बढ़िया चलता है। ठीक है, मतलब लगभग 9 साल सब कुछ बढ़िया चलता है, किंग के अनुसार सब कुछ काम होता है। उसके बाद क्या होता है 1940 में, ऐसा क्या होता है 1940 में क्या हुआ था कि रशिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेता है। तो अब क्या रिलेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और रशियन एम्पायर का, वो देखते हैं। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। ये किसके बीच में होती है? दो पावर्स थी, दो पावर्स के बीच में होती है। एक थी सेंट्रल पावर जिसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर जिसे आप टर्की बोलते हैं, बुल्गारिया। तो ये जो पार्टीज़ थी ये सेंट्रल पावर थी। और दूसरी पार्टी कौन थी? अलाइन पावर्स, जिसको ट्रिपल अलाइंस भी बोलते हैं। मतलब इसमें 3 कंट्रीज़ मेन थी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। बाद में फिर इटली और रोमानिया भी इसका पार्ट बन जाते हैं। तो ये 2 साइड्स के बीच में वर्ल्ड वॉर होती है। जो मैप आपको दिख रहा है इसमें पिंक कलर की जो भी कंट्रीज़ है वो सेंट्रल पावर है। सेंट्रल पावर क्यों? क्योंकि बीच में है। इसके बाद येलो कलर में जो दिख रही है ये अलाइन पावर है।
बीच में, मतलब बीच में सेंट्रल पावर बीच में घिरी हुई है और उसके आसपास अलाइंड पावर है। इसके बाद क्या है, जो ब्लू कलर की जो दिख रही है, ये लोग कौन से हैं, ये लोग न्यूट्रल है, दोनों के साइड्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में लड़ाई होती है सेंट्रल पावर एंड अलाइंड पावर के बीच में। तो वॉर वॉज फॉट आउटसाइड द यूरोप एंड एज वेल एज इनसाइड यूरोप। इसमें क्या बोला है कि वॉर जो हो रही थी वो यूरोप में तो हो ही रही थी, इसके साथ यूरोप के बाहर भी हो रही थी, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड की वॉर। तो क्यों वर्ल्ड वॉर बोला गया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो था वो तो वैसे ये यूरोप में रही थी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में दिख रहा था, ठीक है। जैसे उस वक्त जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की जो हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी इसमें लड़ने के लिए गए थे, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड इससे एक तरीके से इम्पैक्ट हो रहा था, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर बोला गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर का क्या रिलेशन है, तो रशियन एम्पायर भी इसका पार्ट बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, ज़ार निकोलस का सपोर्ट किया जाता है। सब लोग सोचते हैं कि चलो जर्मन को हरा के आएंगे हमारे राजा ज़ार निकोलस। फिर क्या होता है, थोड़े समय के बाद लोगों को पता चल जाता है कि ज़ार निकोलस जो है ये कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी ड्यूमा की बात मान ही नहीं रहे हैं, जो कि कंसल्टेटिव बॉडी है उनकी बात मान ही नहीं रहे हैं, अपने मन से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो लोग क्या होने लगते हैं, इनके खिलाफ होने लगते हैं। साथ में एक और रीज़न था, ये जो ड्यूमा की बात तो मानते नहीं थे राजा, किसकी बात मानते थे, रस्पुटिन की बात मानते थे। अब ये रस्पुटिन कौन थे, ये रस्पुटिन एक मॉन्क थे, ठीक है, एक साधु की तरह थे, जो कि एडवाइसर थे ज़ार के, ज़ार को एडवाइस करते थे और ज़ार केवल इन्हीं की बात मानते थे, जिसकी वजह से जो ऑटोक्रेसी थी वो अनपॉपुलर होती जा रही थी। जो लोग राजा को इतना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ड्यूमा की बात मान ही नहीं रहे हैं, लोगों की बात मान ही नहीं रहे, बस रस्पुटिन की बात मान रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे राजा से। साथ में जो रानी थी, ठीक है, ज़ार जो कि रशिया की जो रानी थी, जिनका नाम था ज़रीना अलेक्जेंड्रा, ये जर्मन की थी, ठीक है। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि जर्मन के खिलाफ ही लड़ रहे हैं और रानी जर्मन की है। तो ये जो रानी थी जर्मन की ही थी, तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, रानी से भी इतना ज़्यादा खुश नहीं थे। रशिया के लोग जर्मनी से इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनको नफ़रत हो जाती है एक तरीके से जर्मनी से, यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मन वर्ड है, इनके एक शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, वो शहर का नाम ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। जर्मन नाम था तो जर्मन लोगों से इतनी नफ़रत हो गई थी कि जर्मन नाम ही नहीं रखेंगे, तो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर था उसका नाम चेंज करके क्या रख देते हैं, पेट्रोग्रेड रख देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा नफ़रत हो गई थी रशिया के लोगों को जर्मन से। वॉर जो थी वो दो साइड से लड़ रहे थे, ठीक है। जो सेंट्रल पावर थी वो बीच में थी और जो अलाइन पावर थी वो उसके आसपास थी, ठीक है। तो दो साइड से वॉर लड़ी जा रही थी। ईस्टर्न फ्रंट जो था, ईस्टर्न फ्रंट और फिर वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट यानी ये जो फ्रांस वाला पोर्शन, फ्रांस के इधर से, और ईस्टर्न फ्रंट मतलब रशिया के इधर से। तो जो जर्मनी और ये था जो सेंट्रल पावर थी, दोनों के बीच में दबी हुई थी, ठीक है। तो जो कैजुअलिटीज़ जो हो रही थी, मतलब जो सैनिक जो ज़्यादा मारे जा रहे थे, ये सब ईस्टर्न फ्रंट में ज़्यादा हो रहा था वेस्टर्न फ्रंट के मुकाबले। मतलब फ्रांस की जो सोल्जर्स थे वो बढ़िया से लड़ रहे थे जर्मन सोल्जर से, लेकिन रशिया के सोल्जर्स बहुत ज़्यादा मर रहे थे। तो जो वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था वो रशिया में बहुत ज़्यादा हुआ। क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, बहुत बुरी तरीके से जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया से रशियन आर्मी हार रही थी, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही थी, मतलब कम से कम 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई। हालांकि 1970 में जो रशिया है वो वॉर से अलग हो जाता है, ठीक है। 1940 से 1970 तक ही लड़ता है, वो अलग हो जाता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे थे तो वो अलग हो जाता है। लेकिन 1970 तक कम से कम 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो गई थी, मतलब 70 लाख जो सोल्जर्स थे वो मर गए थे। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह इन सब पे बम गिर जाते थे, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था रशिया में। तो क्या हो रहा था, जो जर्मनी के साइड से जो रशिया में जो सोल्जर्स घुस रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे, क्रॉप्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे थे, रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय कर रही थी। क्यों कर रही थी, ताकि जो जर्मनी के सोल्जर्स आ रहे हैं उनको खाना पानी ना मिले, तो इस वजह से क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रही थी, बिल्डिंग्स वगैरह पे बम गिर रहे थे, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो रही थी। साथ में जो जर्मन सोल्जर्स जिस पर
आते जा रहे थे जिस जिस लैंड एरिया पर, वहाँ से लोगों को दूसरे पीछे की ओर शिफ्ट किया जा रहा था। तो बहुत सारे कम से कम 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ हो गए थे रशिया में, ठीक है, क्योंकि इस एरिया से उनको शिफ्ट करके पीछे की ओर रख दिया गया, पीछे की ओर भेज दिया गया, क्योंकि वॉर वाली लैंड पे लोग थोड़ी ना रह सकते हैं, तो उनको पीछे पीछे शिफ्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ कि कम से कम 3 मिलियन रेफ्यूजी हो गए थे रशिया में, दूसरी जगह से आके दूसरी जगह पे बस गए थे। रेफ्यूजी वो होते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, ठीक है, उनकी जगहों पर तो लोग लड़ाई हो रही है, तो अब उनके पास लैंड ही नहीं है रहने के लिए, तो उनके पास पीपल हु हैव नो वेयर टू गो, उनको रेफ्यूजी बोलते हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 मिलियन लोग रशिया के पीछे की ओर शिफ्ट हो रहे थे, लोगों को रखने के लिए जगह नहीं थी रशिया के पास। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है। अब जब इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा था तो बहुत सारे सोल्जर्स का मन भी नहीं मान रहा था लड़ने के लिए। द वॉर ऑल्सो हैड अ सर्व इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री थी उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ वॉर का। कैसे वॉर का इम्पैक्ट हुआ इंडस्ट्रीज़ पर? तो जो जर्मन्स जो थे इन्होंने क्या करा था, जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी का ये जो रूट है इस पर क्या कर दिया था, बैरिकेड्स लगा दिए थे, शिप्स के बैरिकेड्स लगा दिए थे, और रशिया में उस वजह से सप्लाईज़ नहीं पहुंच पाती थी, रास्ता रोक दिया था, सी का रास्ता रोक दिया था। तो रशिया में जो सप्लाईज़, कुछ भी खाना वाना अगर कोई भेजता था रशियन सोल्जर्स के लिए वगैरह, कुछ भी इंडस्ट्रीज़ में अगर कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए होता था तो वो ट्रैवल नहीं हो पा रहा था, रशिया में वो चीज़ें नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ बढ़ नहीं पा रही थी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स नहीं पहुँच पाते थे, तो उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो इस वजह से इंडस्ट्री बहुत बेकार जा रही थी, तो इससे रशियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा। इसके साथ और क्या हुआ था कि जो एबल बॉडीड मैन थे, ठीक है, एबल बॉडीड मैन मतलब जो कि अच्छे थे, जो कि वॉर में लड़ सकते थे, उन लोगों को इन्होंने वॉर पर भेज दिया। इससे और जो भी खाना वाना होता था रशिया में, वो पूरा खाना जो भी सप्लाईज होते थे ग्रेन्स के, काय के लिए भेज देते थे, सोल्जर्स को भेज देते थे, आर्मी के लिए भेज देते थे, क्योंकि अगर आर्मी के पास खाना ही नहीं होगा, उनका पेट ही भरा नहीं होगा तो लड़ेंगे कैसे। तो आर्मी को फीड करने के लिए बहुत सारा खाना भेज दिया जाता था। इसकी वजह से जो नॉर्मल लोग रशिया में रह रहे थे उनको खाना नहीं मिलता था। ब्रेड के लिए फ्लोर बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी आ गई, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, ब्रेड शॉप्स पर बहुत ज़्यादा रायट्स होने लग गए, दंगे होने लग गए। इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा था, जो एबल बॉडी मैन को जो वॉर के लिए भेज दिया था, ठीक है, जो लोग लड़ सकते थे उनको वॉर के लिए भेज दिया। इससे क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया, लेबर्स की कमी आ गई रशिया में, क्योंकि सब तो लड़ने के लिए चले गए हैं, तो लेबर्स काम कौन करेगा। साथ में जो स्मॉल वर्कशॉप्स होती थी जिसमें लोग काम करते थे वो भी क्या हो गई, बंद हो गई। जो इसमें इसेंशियल चीज़ें बनती थी वो भी क्या हो गई, शट डाउन हो गई। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर का रशिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सर्व इम्पैक्ट रहा। एट द एंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो अलाइन पावर जीत गई थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया जीत गई थी, क्योंकि यूएसए ने इनकी हेल्प करी थी। लेकिन तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर का रशिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सर्व इम्पैक्ट रहा, जिससे क्या हुआ, रशिया के लोग बिल्कुल भी खिलाफ हो गए थे ज़ार निकोलस सेकंड के, और फिर रिवोल्यूशन वो करते हैं, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, ज़ार निकोलस को हटाने के लिए। तो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।